नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस फोन पर हम ये सब देख रहे हैं या जो कपड़े हमने पहने हैं, ये चीजें आखिर बनती कैसे हैं? आज हम भारत के उसी इंडस्ट्रियल दिल की धड़कन को महसूस करने वाले हैं। बात करेंगे उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो हमारे देश की इकोनॉमी की असली जान है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। वो कौन सी ताकत है जो एक मामूली से दिखने वाली कपास को फैशनेबल कपड़ों में बदल देती है, या फिर जमीन से निकले पत्थर जैसे अयस्क को एक मजबूत रेलवे कार बना देती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है मैन्युफैक्चरिंग का कमाल। और यही प्रक्रिया हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो मैन्युफैक्चरिंग का असली मतलब सिर्फ चीजें बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है वैल्यू एडिशन। मतलब किसी कच्चे माल को लेकर उसे बड़े पैमाने पर एक ज्यादा कीमती और काम की चीज में बदल देना। और जब ऐसा होता है तो देश की दौलत बढ़ती है। यही वो इंजन है जो विकास को रफ्तार देता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी देश की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। क्यों इसे देश की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 17%। भारत की कुल जीडीपी यानी पूरी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों का रोजगार है, और यह हमारी खेती पर निर्भरता को कम करके अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत और डाइवर्स बनाता है। अच्छा, भारत का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बहुत बड़ा और बहुत अलग-अलग तरह का है। तो सवाल यह है कि इसे ठीक से समझा कैसे जाए। इसका जवाब छिपा है क्लासिफिकेशन में, यानी इन्हें अलग-अलग हिस्सों में बांटकर समझने में। तो चलिए देखते हैं कि हम इन इंडस्ट्रीज को कैसे अलग-अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। इंडस्ट्रीज को बांटने का एक तरीका है उनका साइज। एक तरफ हैं बड़े पैमाने के उद्योग, जैसे बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें जिनमें बहुत सारा पैसा और हजारों लोग काम करते हैं। ये बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। तो दूसरी तरफ हैं छोटे पैमाने के उद्योग, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स। इनमें पैसा कम लगता है और अक्सर परिवार के लोग ही इन्हें चलाते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी को सहारा मिलता है। दूसरा तरीका है ओनरशिप, यानी मालिक कौन है। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज को सरकार चलाती है, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। प्राइवेट सेक्टर तो हम सब जानते हैं, जिसे कोई व्यक्ति या कंपनी चलाती है। और हाँ, एक और है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें प्रोड्यूसर और सप्लायर मिलकर काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमूल। और आखिर में हम इंडस्ट्रीज को इस आधार पर भी बांट सकते हैं कि वो कच्चा माल कहाँ से लाती हैं। एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित उद्योग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपना कच्चा माल खेती से लेते हैं, जैसे कपास या गन्ना। वहीं मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग जमीन से निकले खनिजों पर निर्भर करते हैं, जैसे लोहा और स्टील इंडस्ट्री। ये क्लासिफिकेशन हमें भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को समझने में मदद करेगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि इंडस्ट्रीज को कैसे बांटा जाता है, तो चलिए अब मिलते हैं भारत के कुछ असली इंडस्ट्रियल दिग्गजों से, उन बड़े बड़े सेक्टर्स से जो हमारे देश की औद्योगिक पहचान को बनाते हैं। एग्रो बेस्ड सेक्टर में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, कॉटन टेक्सटाइल, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग है। इसके मेन हब महाराष्ट्र और गुजरात में है। दूसरा है जूट। पता है, भारत दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इसका ज्यादातर काम पश्चिम बंगाल के हुगली बेसन में होता है। और तीसरा है चीनी उद्योग, जो पूरी तरह से गन्ने की फसल पर टिका एक सीजनल उद्योग है। इसके बड़े सेंटर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। ये नक्शा देखिए, ये दिखाता है कि हमारा कपड़ा उद्योग कितना विशाल है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। देखिए कैसे कॉटन, ऊन और सिल्क बनाने वाले ये सेंटर पूरे देश में फैले हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी और कल्चर में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और जब कपड़ों की बात हो तो मुंबई का जिक्र तो बनता ही है। इसे भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। ये शब्द कॉटन और ग्रीक शब्द पोलिस यानी शहर को मिलाकर बना है। ये दिखाता है कि कैसे एक जमाने में मुंबई कपास के व्यापार और कपड़ा बनाने का एक ग्लोबल सेंटर हुआ करता था। चलिए अब कृषि से निकलकर खनिजों की दुनिया में चलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी है आयरन और स्टील उद्योग। इसे बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन से लेकर बिल्डिंग बनाने तक लगभग हर दूसरी इंडस्ट्री इसी पर निर्भर करती है।
इसके साथ ही एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें वो हल्का लेकिन मजबूत मेटल देता है जो ट्रांसपोर्ट, प्लेन्स और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टेबल भारत के कुछ बड़े आयरन और स्टील प्लांट्स के नाम दिखाती है। झारखंड में टिस्को, पश्चिम बंगाल में इस्को, ओडिशा में राउरकेला और छत्तीसगढ़ में भिलाई। ये सिर्फ फैक्ट्रियों के नाम नहीं हैं, ये भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सिंबल बन चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे प्लांट्स लगभग एक ही इलाके में क्यों हैं? इस नक्शे में इसका जवाब है। ध्यान से देखिए, ज्यादातर प्लांट पूर्वी भारत के छोटा नागपुर पठार के आसपास हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इलाका लौह अयस्क और कोयले जैसे कच्चे माल से भरा पड़ा है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। जैसे मुंबई को कॉटनोपोलिस कहते हैं, वैसे ही जमशेदपुर का भी एक खास निकनेम है। इसे अक्सर भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अमेरिका के मशहूर स्टील शहर पिट्सबर्ग की तरह ही जमशेदपुर भारत में स्टील प्रोडक्शन का एक ऐतिहासिक सेंटर रहा है। अब आते हैं आज के दौर में, जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये एक नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब ये जमीन से निकले कच्चे माल पर नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और इनोवेशन पर चलती है। इसीलिए इसे फुटलूज इंडस्ट्री भी कहते हैं। मतलब इसे किसी खदान या खेत के पास होने की जरूरत नहीं, ये कहीं भी लग सकती है जहां टैलेंट हो। और जब हम आईटी की बात करते हैं तो जाहिर है एक ही शहर का नाम सबसे पहले आता है, बेंगलोर। इसे बिल्कुल सही भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया का टेक हब है, वैसे ही बेंगलोर भारत की डिजिटल क्रांति का सेंटर है, जो दुनिया भर से टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को खींच रहा है। लेकिन भारत की टेक स्टोरी सिर्फ बेंगलोर की नहीं है। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूरे देश में फैले हुए हैं। नोएडा, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर, ये सभी भारत की टेक्नोलॉजी की तरक्की के जरूरी सेंटर हैं, जो लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अब तक विकास की शानदार कहानी सुनी, तरक्की की बात की, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होता है। तो हमारे आखिरी सेक्शन में हम इस विकास की उस छिपी हुई कीमत पर नजर डालेंगे जो हमारे पर्यावरण ने चुकाई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना बहुत जरूरी है। इन इंडस्ट्रीज ने हमारी अर्थव्यवस्था को पंख जरूर दिए हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण पर एक गहरा निशान भी छोड़ा है। तो क्या ये तरक्की एक दो-धारी तलवार है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कई तरह का होता है और हर एक का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। चिमनियों से निकलता धुआं हमारी हवा को जहरीला बना रहा है। फैक्ट्रियों से निकला गंदा पानी हमारी नदियों को तबाह कर रहा है। मशीनों का लगातार शोर हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है। और फैक्ट्रियों से निकला गर्म पानी नदियों के इकोसिस्टम को खत्म कर रहा है। लेकिन यहां निराश होने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका समाधान भी है। इंडस्ट्रीज अपने गंदे पानी को ट्रीट करके, नए और बेहतर फिल्टर अपनाकर और पानी को रिसाइकल और रीयूज करके इस पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं। बस जरूरत है एक जिम्मेदार रवैये और क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, भारत अपने भविष्य को ऊर्जा कैसे दे बिना अपने आज को प्रदूषित किए? ये आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस खोजना ही हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी कुंजी होगी। इस जरूरी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।